हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और वनी जायस में आप सबका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एनसीईआरटी का सीरीज है और एनसीईआरटी का ये 8th क्लास का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, हम उसको डिस्कशन करेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली चीजें हैं वो सारी आप लोगों के सामने आएगा। तो वीडियो को बढ़िया से देख करके नोट्स बनाए ताकि आप लोगों को स्कूलिंग के जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिले, और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम का हो या यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के हो, उन सारे बच्चों को फायदा मिलने वाला है। हम आज पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे क्या? भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात, इंडियन वर्ड आते ही हमारे रगों में जो दौड़ रही खून है उसमें उबाल अलग से आ जाती है, और ऊपर से कल हमारा देश जीत गया है। ठीक है, तो फाइनली हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हारने वाले हैं, वो तो बहुत कंडीशन खराब था। वो तो सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत बढ़िया था, और उसके वजह से क्या हो गया कि मतलब इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि जब हमारा कंट्री अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, तो जब गुलाम थे तो सब कुछ कैसे कैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, और अलग अलग और भी बहुत सारे यूरोपियंस आए। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद और भी बहुत सारे लोगों का आने का तांता लग गया एक तरह से। फ्रेंच आए, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आए, फिर डच आए, स्वीडिश आए, सब लोग यहाँ पर आ गए। क्यों आ रहे थे यहाँ पर इतने सारे लोग? इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको ये चीज पता था कि पूरब की ओर जो स्थित देश है, मतलब पूरब में जो भारत है, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। सोने का चिड़िया का मतलब क्या? यहाँ पर सोना आम होता था, ऐसी भी बात नहीं थी। मतलब हर लोगों के घर में सोना ही सोना भरा होता था, ऐसी भी बात नहीं होती थी। सोना का चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में जो उपस्थित चीजें थी, जो उस टाइम में, वर्तमान में, उस टाइम के तात्कालिक समय में जो मौजूद, जो प्रेजेंट चीजें थी, जैसे गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते थे बाहर, अब उसके लिए क्या करना पड़ता था कि यहाँ पर हम जो एक्सपोर्ट करने में उसको जो देते थे, तो उसके बदले में हम क्या लेते थे? उससे गोल्ड लेते थे। मतलब गोल्ड एक एक्सचेंज का काम करता था, मतलब एक एक्सचेंज का काम करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? विनिमय। विनिमय का मतलब कि एक चीज के बदले में दूसरे चीज लेना देना। ठीक है, तो गोल्ड का काम करते थे, करेंसी के तौर पर वहां वहां गोल्ड काम करता था। और अफ्रीका से, अमेरिका से गोल्ड ला करके यूरोपियन व्यापारी यहाँ पर से चीजें खरीदते थे, और चीज खरीद करके वहां पर अपने देशों में ले जाकर के बेचते थे। ठीक है, तो अंग्रेज यहाँ पर आए, तो अंग्रेज से पहले हमारे यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था। एंशिएंट टाइम से देखेंगे तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजों को अगर हम पढ़ेंगे तो वो सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कब की गई। तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स को बांट करके बहुत सारे राजाएं थे, और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम में 563 प्लस 562 प्लस 3, ठीक है, इतने प्रोविंशियल स्टेट थे। प्रोविंशियल स्टेट का मतलब जहां पर राजाओं का शासन था, और उनको ये 562 प्लस 3, हाँ ठीक है, सब मिला करके 565 होता है। तो इतने प्रोविंशियल स्टेट है, सोचो कि कितने छोटे छोटे टुकड़ों में रहा होगा ये चीजें। ठीक है, और जो 3 बोल रहे हैं ना, ये 3 आजाद होने के बाद जो 562 था, वो तो इंडिया में शामिल होने के लिए, इंडिया में मर्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन जो 3 थे ना, वो अड़े हुए थे, बोल रहे थे कि नहीं, हम अपना अलग रहेंगे। ठीक है, और इस 3 का नाम हम देखेंगे। सबसे पहला नाम है इसका हैदराबाद का। और हैदराबाद कहां पर है? अभी तेलंगाना का कैपिटल है, और बिल्कुल बीच में पड़ता है, इंडिया के बीच में। चारों साइड से इंडिया, और उसके बीच में कोई देश अगर होता तो क्या हमारे लिए अच्छी बात होती? ठीक है, अलग से वहां पर हमें आर्मी को डिपोर्ट करना पड़ता, आर्मी रखना पड़ता, ताकि हमें सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो सकता है कि वो एंटी इंडियन हो जाता। एक और था गुजरात के पास, जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी हमारे लिए खतरा बनता। समझ में आ गया? और एक था सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, जो अभी तुम लोग देख ही रहे हो कि जम्मू कश्मीर का तो मुद्दा चल ही रहा है, बाकी इन लोगों का तो सॉर्ट आउट हो गया है। उस टाइम सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमारा जो देश आजाद हुआ, तो आजाद होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी। ठीक है, एक संविधान सभा बना दिया गया था, और उसके तहत संविधान को बनाना था, जिसमें पाकिस्तान जब हमारे पास था तब 399 कुछ मेंबर्स थे हमारे पास, जिनको एक जिम्मा दिया गया था, जिनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे,
ठीक है, जिसको हम गांधी ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं और पाकिस्तान का फादर भी बोलते हैं। तो उन्होंने एक ही बात के लिए अड़ा हुआ था कि मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसको एक सेपरेट क्या चाहिए थी, कंट्री चाहिए थी, और वो पाकिस्तान का डिमांड किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश आजाद होने से पहले हमारे यहाँ पर दो एक्ट चलता था, इंडियन एक्ट 1919 और इंडियन एक्ट कौन सा 1935। जो 1935 है, आज हमारे पास जो ज्यादातर कानून है वो 1935 से ही कॉपी किया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने कॉपी कहां से किया है, 1935 एक्ट जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935, वहां से लिया गया है 80% मान ली, और उनको लेकर के एज इट इज हमारे यहाँ पर लिख दिया गया। जैसे अभी भी हमारे यहाँ पर जो पुलिस सिस्टम है वो पूरी तरह से वहीं से चल रहा है सब कुछ, और हम भी बनाते तो वही चीजें बनाते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें की जरूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोर्सेस क्या हो गया, एक सोर्सेस हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या इंडियन एक्ट कौन सा 1935, ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या हो गया कि बहुत सारे, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारी कंट्री में टोटल मेंबर बचा 299, कितना 299 मेंबर बचा हुआ था, जिनको अलग अलग देशों में जाकर के उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना था, और वहां से जो गुड थिंग्स था, जो हमारे लिए सुटेबल हो सकता था, उनको इंप्लीमेंट करना था हमारे यहाँ पर ला करके। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि उसमें फीमेल कितनी थी, तो फीमेल 12 थी, 12 फीमेल थे, 12 महिलाएं थी। ठीक है, क्योंकि जो विमेन इंपावरमेंट की इशू आता है तो वहां पर पूछा जाता है ना कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें महिलाएं थी कि नहीं थी, या पुरुष ही महिलाओं के लिए भी कानून बना दिया, तो उसमें महिलाएं भी थी, जिसमें एक जो बाद में कैबिनेट भी बनी, महारानी अमृता कौर थी उसका नाम। ठीक है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें देखने को मिलेगा तो वहां पर देख लो, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, दूसरा क्या था, पहला हमने सोर्स देख लिया इंडियन एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम, कौन सा 1935, और सेकंड हमारा कि 60 कंट्री को क्या किया गया था, एनालाइज किया गया था, स्टडी किया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, 60 कंट्री, और उस 60 कंट्री में से 12 कंट्री ऐसे थे जहां से कुछ चीजों को उठा करके लिया। अब कब कब याद रखना, ये 12 कंट्री से हमने चीजें लिया है, लेकिन हमने स्टडी कितने का किया है, 60 कंट्री का। तो ये सारी चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके हो गया था 26 जनवरी 1949 को रेडी हो गया था बन करके, और बनने के बाद इस पर जो साइन किया गया था वो कितने लोग किया था, 284 लोगों ने किया था। अब मेंबर थे 299, मेंबर कितना था 299, और साइन किया 284। तो तुम लोग बोलोगे कि क्या बाकी लोग साइन करना नहीं चाहते थे, बाकी लोग कहां गए थे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि तुम लोग रोज क्लास आते ही हो, कभी छुट्टी भी कर लेते हो, तो ये लोग भी छुट्टी कर लिए थे, तो ये लोग छुट्टी कर लिए थे मतलब प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए यहां पर साइन किया। बात आती है सबसे पहला साइन कौन किया था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहला साइन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 284 लोगों ने साइन किया आउट ऑफ 299। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, याद रखना है इसे। ठीक है, ये क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। और फाइनली मीटिंग हुआ था कब, 24 जनवरी 1950 को, जब उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना था, मतलब लागू करना था। ठीक है, अब जब लागू करना था तो सोर्स तो आपको पता ही आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अब सोर्स आ गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया, तो इसकी जो सोर्स है वो क्या हो गया, पीपल ऑफ इंडिया। पावर अगर आएगा तो कहां से आएगा, भारत के नागरिकों से आएगा। हम गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं, हम गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है 18th लोकसभा का, तो तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया होगा ना कि वोट मांगने के लिए लीडर्स क्या करता है, उनको जाकर के पैर तक छूते हैं, लेकिन जीतने के बाद हमारे यहाँ पर उस क्षेत्र से वो क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, मतलब उस क्षेत्र में वो फिर 2-3 साल 4 साल के बाद ही जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो जब तक ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे यहाँ के नेताओं को नहीं आएगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। तो जो भारत है, भारत को गॉड ने सब कुछ गिफ्ट करके भेजा है, सब कुछ। ठीक है, हमारे यहाँ पर पर्वत भी है, हमारे यहाँ पर पठार भी है, हमारे यहाँ पर जंगल भी है, हमारे यहाँ पर राजस्थान जैसे मरुस्थल भी है, हमारे यहाँ पर झरना है, हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ों से आने वाली नदियां हैं, हमारे यहाँ पर स्विट्जरलैंड जैसे लद्दाख है, हिमाचल है, यहाँ आप हमारे यहाँ पर तटीय प्रदेश है, जो पूरा वहां पर बीचेस है बड़े बड़े, हमारे पास आइलैंड्स है बहुत बड़े बड़े। ठीक है, और हमारे पास बहुत बड़ी एक मंदिर है। ठीक है, बहुत बड़ी मंदिरों का ग्रुप है। ये सारी चीज हमारे कल्चर्स को जोड़ करके रखता है। तो जिसने पूरे ऑल ओवर इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया, समझो कि वो बहुत ज्यादा चीजों को देख लिया।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात वही होती है ना कि अपने घर में जो चीज होता है वो देखने में या खाने में पसंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको हम रोज देखते हैं, समझ में आ गया? इसीलिए आपको लगता है बाहर। लेकिन आप तो दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हो, लेकिन जब बाहर जाकर के देखोगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, सब कुछ है हमारे यहाँ पर। बस सभी लोगों को आगे जाकर के ईमानदार बनना है और अपने देश के लिए योगदान करना है। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए तो सब करते हैं, लेकिन देश के लिए भी तो करना पड़ेगा। क्या करते हैं कि ये तो बता दिया, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो कौन सा है? यूएसए की है। ठीक है, क्योंकि यूएसए सबसे पहले आजाद हुआ और आजाद होने के वो भी ब्रिटिशर्स के ही गुलाम थे, वो भी आजाद हुआ, फिर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी बन गया था। ठीक है, और इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड है। उसको अगर कोई भी चीज उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हमारा कंट्री ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है। और हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात होता है, जहां पर नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर है, कोई बता पाएगा? जहां पर लिखा हुआ है ही नहीं कोई। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से कंपाइल करके लिख करके रखा गया है और उसी को माना जाता है। न्यूयॉर्क नो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने सभी दुनियाओं पर राज किया है। अब इससे बड़ा हिंट क्या दे सकता हूं? ये देखो, ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटिशर्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में राज किया है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है तो वो कौन है? लिखित संविधान नहीं है उसका, ब्रिटेन का। अमेरिका का सबसे पुराना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ब्रॉडेस्ट है हमारा। याद रहेगा ये। फर्स्ट टाइम इन 1934 द नेशनल कांग्रेस डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1934 में ही डिमांड कर दिया गया था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण बाय हैंड। मतलब कौन लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को? प्रेम बिहार नारायण रायजादा। पूरा इसका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कहां का था ये? एक बिहारी 100 पे भारी। तो और ये कॉपी कौन से लैंग्वेज में लिखा गया ये भी याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, ये मत समझना कि बिहारी था तो इंग्लिश नहीं आता होगा। ठीक है, बहुत मतलब उस टाइम में तो इंग्लिश ही मेन था। और सबसे पहली बात, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कितना पैसे लिया था? मुफ्त बोला जाता है लेकिन 1 रुपए लिया था, ओनली 1 रुपए लिया था। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कौन है, बस सीधा बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर लिखे होंगे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर 7 मेंबर्स के ग्रुप का ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना था? ड्राफ्ट करना था। ठीक है, इसका वेट कितना है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 3.75 kg। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन द 6 नवंबर 1946। जो संविधान सभा था उसको 6 नवंबर 1946 को बना दिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, और 26 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था बन करके। ठीक है, 1946 को कंप्लीट हुआ था, समझ में आ गया? इसको हम एडॉप्ट कब किए थे? 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। और इंप्लीमेंट कब हुआ था? तो ये याद रखना है, मतलब 26 जन 1950, ये याद रखना है। 3 चीजें याद रखना, बना कब था, हमने अडॉप्ट कब किया, हमने कब माना कि ये अब आज से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब मान रहे हैं। ठीक है, और आगे जाकर के उसको। अच्छा, तुम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? पहले भी तो जब बन के तैयार हो गया था तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। जब कराची सेशन कांग्रेस का हुआ था तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो है ना पूरी तरह से उत्साहित थे कि हमारे देश आजाद होगा। और लोगों को मैसेज देने के लिए उन्होंने 26 जनवरी को क्या किया था कि पूरे देश में लड्डू बंटवा दिया, ढोल बाजा बजवा दिया, ताकि लोगों को क्या लगे कि देश क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, और आजादी का डिमांड रख दिया ताकि अंग्रेजों के मन में एक मैसेज जाए और मैसेज जाकर के उनको ये पता लगे कि हमें देश को क्या करना है, आजाद करना है। ठीक है, और उनको एक मैसेज रहे कि ये बिना आजादी के ये इंडियन झुकने वाले नहीं है, जब तक आजाद नहीं होंगे तब तक हमें छोड़ेंगे। समझ में आ गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन करके इंप्लीमेंट होता है और हम रिपब्लिक स्टेट बन जाते हैं। ठीक है,
और वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, और अब जितने भी चीजें होता है आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होता है, ठीक है। टाइम कितना लगा था तो पता ही है सबको, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। याद है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये कहां के थे? ये भी बिहारी थे, ठीक है। और सबसे पहले बिहार को सेपरेट करने का डिमांड इन्होंने ही किया। किससे सेपरेट करने के लिए? बंगाल प्रोविंस से। परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 7 फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम 7 मौलिक अधिकार बोलते हैं। जिस टाइम में ये बना था तो उस टाइम में कितना था? 7 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम अभी कितना है? ओनली 6 है, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट को हटा करके उसको लीगल राइट बना दिया गया है, और वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? हाँ, जिसको लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है कि आप मतलब मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये कब हटाया गया? ये 19 मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हटाया गया था। क्यों हटाया? क्यों हटाया था ये? क्योंकि केशवानंद भारती का केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट। केशवानंद भारती एक मठ मतलब होता मंदिर, उस मठ का मठाधीश थे, और बहुत जमीन था उसके पास, और उस जमीन को अनेक्स करना था किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे ले नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास उनके पास फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसको आर्टिकल शेड्यूल 9 में जोड़ दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और उसके तहत फिर उस पर उसकी जमीन को ले लिया गया फाइनली। मतलब बहुत बड़ा मुद्दा बना, और सबसे बोलते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा हुआ था उसके लिए, सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ बैठा हुआ था उसके उस केस को सॉल्व करने के लिए। और 13 मेंबर का मतलब 13 जज बैठे हुए थे एक साथ, तब जाकर के उसके केस को सॉर्ट आउट किया गया था। फाइनली केशवानंद भारती हार गए थे। देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट अभी 6 बचे हुए वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आजादी की है मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है, ना तो कास्ट के बेसिस पर, ना तो क्रीड के बेसिस पर, ना तो कलर के बेसिस पर, और ना ही सेक्स के बेसिस पर, ठीक है। मतलब जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, रंग और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म मन करे उस धर्म को क्या करना पड़ेगा? उस धर्म को मानना पड़ेगा। मानो अपनी मर्जी है, मन करना, कभी मन कर रहा है तो हनुमान जी को पूजा कर लो, कभी मन कर रहा है तो माता रानी का पूजा कर लो, कभी मन कर रहा है तो अल्लाह की पूजा कर लो, कभी मन कर रहा है तो चर्च चले जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इतनी आजादी है हमारे देश में कि आप अपने मन के अनुसार धर्म को मान सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हमारे यहाँ पर क्या है? शैक्षणिक अधिकार भी है, ठीक है। सांस्कृतिक, और मतलब जैसे मान लो कि हम दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे लोग ईद मनाते हैं, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, सबके अपने अपने राइट है। अब जरूरी नहीं कि हिंदू भी मनाने जाएंगे क्रिसमस तो कोई रोक देगा, अपनी मर्जी है, मना लो भाई। क्योंकि स्टेट शेल बी नेवर इंटरफेयर बिटवीन रिलीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है हमारे पास, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, नो लीगल राइट थ्रू द 44th, अच्छा मैंने 42nd बोल दिया था ना, ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लेना, 42nd नहीं था, ये 44th है, ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। और ये अब जो हटा दिया गया, पहले 31A में था, इसको हटा कर कहां डाल दिया? आर्टिकल 31A में था, अब इसको हटा कर कहां डाल दिया? 300A में, ठीक है, जहां लीगल राइट है। उसके बाद हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। हमने 42nd में हमने जोड़ा था एक, बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में पहले हमारे जो मूल संविधान था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मतलब जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। अब क्या कर दिया गया? एक जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत,
ठीक है, और ये 76 में हुआ था, 1976 में, ये याद रखना है। और ये कहां से लिया था? हाँ, मतलब ये रसिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, रूस के संविधान से लिया गया था ये। अब हम देखते हैं कुछ की फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर एक बार बात करते हैं। तो पहला हमारा फेडरलिज्म है। इंडियन, जो इंडियन कंट्री है वो कैसा है? एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। दूसरा क्या है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, सरकार कैसा है? संसदीय प्रणाली है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है। देखते हो ना कि अभी पूरा इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट में सब जाकर के जमा होते हैं और पार्लियामेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी है, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, बांटा गया है हर चीज में। देखते हो ना कि जैसे पीएम है, पीएम के नीचे और भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उस कैबिनेट मिनिस्टर्स के सेपरेट सेपरेट अपने डिपार्टमेंट्स है और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स का काम करेंगे। उसके बाद फिर अगर आएंगे तो फिर ब्यूरोक्रेट्स है जिसको हम नौकरशाह बोलते हैं, और वो नौकरशाह अपने काम को इंप्लीमेंट करता है। फिर उसके नीचे भी इंप्लॉई है, उनके नीचे भी उसके सबऑर्डिनेट्स है जो काम करता है। तो सबका पूरा चैन बना हुआ और उस चैन से जुड़ा हुआ है। और टॉप पर कौन बैठा हुआ है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बैठा हुआ है टॉप पर। और राष्ट्रपति अगर मेल है तो वो फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होगा। और अगर विमेन है तो वो भी फर्स्ट सिटीजन होंगे। विमेन होगा तो क्या बदल दोगे? ठीक है। अभी जो है, अभी कौन है हमारी प्रेसिडेंट? तो मुर्मू जी, क्यों मुर्मू जी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना अभी। और उसके पति, हाँ उसके पति भी फर्स्ट सिटीजन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेक्युलरिज्म। अच्छा, हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो मैंने पहले ही बता दिया है। सेक्युलरिज्म है हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्ष देश है हम, मतलब किसी भी धर्म को मानने की पूरी तरह से आजादी है। फेडरलिज्म की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कौन कौन सा होता है? सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं तो पीएम होता है, गवर्नमेंट बॉडी का हेड। और उसके बाद प्रेसिडेंट को छोड़कर, मतलब पूरी तरह से सब काम तो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, लेकिन जो एक्चुअली में वर्किंग होता है, जो मतलब काम करता है, ठीक है, जो वास्तविक में होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। पूरे देश की कार्यभार पीएम ही संभालते हैं, मतलब प्रधानमंत्री। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर कौन होता है? सीएम होता है, ठीक है। उसके बाद भी क्या किया गया है कि स्टेट में, हर राज्यों में स्थानीय शासन की भी व्यवस्था किया गया है, लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था किया गया है। कैसे? ठीक है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया गया है, दूसरा ब्लॉक लेवल पर किया गया और तीसरा विलेज लेवल पर किया गया। जैसे देखते हो ना, जैसे दिल्ली में कभी भी लोकल लेवल पर इलेक्शन होता है तो यहाँ पर मेयर चुना जाता है, मेयर, ठीक है। ये क्या होता है? ये लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होता है उसके हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि डिटेल्स इसमें और क्या है। इन दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म में है कि हम अपने प्रशासक को, हम अपने शासक को खुद इलेक्ट करते हैं बाय द वोट। हम वोट डाल करके उनको क्या करते हैं? चुनते हैं, और चुनने के बाद हम उसको पार्लियामेंट में, संसद में भेजते हैं, और संसद में भेजने के बाद वो हमारे ऊपर शासन करने का राइट हम उनको देते हैं, ठीक है। एवरी 18 ईयर ओल्ड पर्सन कास्ट देयर वोट, पता ही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोल तो रहा हूँ, एवरी 18 ईयर के पास यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स हमारे पास। इंग्लिश में सार्वभौमिक, सार्वभौमिक वोटिंग राइट्स को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल वोटिंग राइट, ठीक है। अच्छा, हिंदी सुनकर तुम लोगों को डर लग जाता है क्या? तो हिंदी और इंग्लिश इसीलिए बोलते हैं ताकि दोनों मीडियम के लोगों को लाभ हो इसका। बढ़िया है ना। कभी मान के चलो कि ऐसा जरूरत पड़ जाए और ऐसी जगह तुम्हारी पोस्टिंग हो गया जहां पर तुम्हें दोनों लैंग्वेज को मेंटेन करना है, अब वो बोलेगा सार्वभौमिक मताधिकार के तहत हमें वोट देने का राइट है, देने दो, बोलेगा नहीं देने देंगे। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा नियम लेके आ गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल वोटिंग राइट बोलते हैं। अब हम सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम क्या करता है? ये इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। इसको हम चुनते हैं, और ये पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस हम लोकसभा को बोलते हैं, अपर हाउस हम राज्यसभा को बोलते हैं। यहां पर तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लोअर हाउस का मतलब क्या होगा? निम्न सदन, और अपर हाउस का मतलब क्या हो गया? उच्च सदन। ये याद रखना है। संसद के 2 पार्ट है,
वैसे 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट आता है, लेकिन फिलहाल 2 पार्ट पढ़ो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा, निम्न सदन, उच्च सदन, ठीक है। और जो लोअर हाउस, निम्न सदन, इसको किसको बोलते हैं, ये लोकसभा को बोलते हैं, जबकि मेंबर इसमें ज्यादा है, 545 मेंबर है इसमें, उसके बावजूद भी इसको लोअर हाउस बोलते हैं। तुम लोगों के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली क्वेश्चन बन सकती है। अपर हाउस बोलते हैं 545, मतलब 543 को इलेक्ट करते हैं और बाकी नहीं, 533 को इलेक्ट करते हैं और 12 को नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट, 12 को मनोनीत करते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो अब ये कैसे हो गया अपर हाउस, बताओ। अपर हाउस होने का रीजन है कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, विघटन इसका होता ही नहीं है। विघटन होगा कभी तभी तो लोअर हाउस या कोई होगा, ये खत्म ही नहीं होता है। क्या होता है कि 1/6 मेंबर एवरी 2 ईयर में रिटायर होते हैं इसके, और फिर उतने ही भर दिए जाते हैं। आगे समझ, याद रखना है कि जो राज्यसभा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा से 1/6 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह पर उतने ही नए भर दिए जाते हैं, याद रखना, इसीलिए इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर मेक लॉ, ठीक है, लॉ बनाता है ये। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम क्या क्या होता है, ये लॉ, उस बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूट करता है। मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, ऑल ऑफिसर्स, ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं। अब इसमें भी अगर हम एग्जीक्यूटिव की बॉडी को देखेंगे तो दो टाइप का बॉडी है, एक तो टेम्परेरी, ठीक है, एक तो नॉन परमानेंट और एक परमानेंट। नॉन परमानेंट में जितने भी लीडर्स आएंगे वो सब नॉन परमानेंट है, मतलब 5 ईयर के बाद हो सकता है कि वो बदल जाए, उसके जगह पर दूसरा आ जाए। लेकिन जो परमानेंट होता है वो कौन होता है, जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो गया, ये सब इंप्लीमेंट करने वाले ही है। मान लो कि कोई लॉ बनाया गया, उसको पास करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, किसी भी जिला में लगाना है, तो कौन लगाएगा, डीएम ही तो लगाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जज भी होता है। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या, जज है वो, डीसी है वो। और जुडिशरी को अगर हम देखते हैं तो प्रोटेक्ट करता है लॉ को और पनिश करता है, वे लॉ ब्रेक किया जाता है किसी के थ्रू तो। और ये किस, इसमें कौन कौन से आते हैं, लोअर आते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लोगों को लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ऑर्डर है, और उससे भी ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे मान लो किसी को डेथ पेनल्टी मिला हुआ है, ठीक है, डेथ पेनल्टी का मतलब सीधा फांसी पर चढ़ाएंगे, तो फांसी पर चढ़ाएंगे तो वो गुहार लगा सकते हैं किसके सामने, मौत का भीख मांग सकता है, जिंदगी का भीख मांग सकता है किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। और प्रेसिडेंट की मर्जी अगर है कि इस भाई साहब को माफ कर दिया जाए तो माफ कर देंगे, फिर वो आजाद घूम सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा हम अब एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल, हमारे यहाँ पर सभी लोग क्या है, बराबर है, ठीक है। और इक्वली प्रोटेक्टेड होता है बाय द लॉज एंड कंट्री ऑल्सो स्टेट द नो सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन, कंट्री में और ना ही राज्य में ना ही स्टेट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। सब हमारे लिए सब इक्वल सिटीजन्स है कंट्री का, ठीक है, इक्वल नागरिक है। और उसके सबके अपने अपने रिलीजियस राइट्स हैं, अपने अपने उनके सब, कोई चाहे किसी भी बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स, ईटीसी, इन सब पर उसको कोई भी, मतलब होटल है, सार्वजनिक स्थल कोई भी है, मंदिर है, पार्क है, रोड है, स्कूल है, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, कहीं भी जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं, वो फ्रीली जा सकता है, ठीक है, कोई उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ऑफ द एंड बट देयर आर द क्या है, exceptions of this that the will be the read and later in the book the practice of the fundamental has also been the abolished। अब फंडामेंटल राइट को अबोलिश भी किया जा सकता है, अभी तो बोला कि अबोलिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि उसको अबोलिश भी कर सकते हैं। तुम लोगों के मन में एक डॉट क्रिएट हो गया होगा, उस डॉट को अभी क्लियर कर देते हैं कि अबोलिश कब करेंगे। अबोलिश करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब जब देश में आपातकाल लगा हो तब हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 19 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, आर्टिकल 19 और 21 को छोड़ करके बाकी सबको सस्पेंड कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। अब मान लो देश में आपातकाल लगा हो और तुम बोलोगे नहीं हम यहाँ पर सभा करेंगे, रैली निकालेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो तुमको डंडा से बढ़िया से तोड़ करके और घर में बिठा दिया जाएगा,
तुमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाउस अरेस्ट का मतलब तुम मार्केट करोड़ बाग घूमने नहीं जा सकते, घर में रहोगे, घर में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर पुलिस रहेगा। बाहर चारों, तुम्हारे घर के चारों तरफ पुलिस रहेगा, अपने घर में रह सकते हो तुम। इसी को बोलते हैं हाउस अरेस्ट। और क्योंकि तुम्हारे बाहर निकलने से दंगा भड़क सकता है, इसीलिए हाउस अरेस्ट होता है। दंगा कराओगे। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू द फ्रीडम स्पीच का हमारे पास है, एक्सप्रेशन का है, एंड द राइट टू बी द फॉर्म एसोसिएशन एंड द राइट टू बी द मूव फ्रीली एंड द रिसाइड। ठीक है, हमारे यहाँ पर फ्री स्पीच देने की आजादी है, इसीलिए आजकल के नेता सब जो है ना बड़बोलापन है, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ भी बोल करके वो क्या करते हैं, कुछ भी बोल करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो अभिनेत्रियां है, अभिनेता है, वो सब भी ऐसे ही बड़बोलापन है, फालतू में कुछ बोल देते हैं न्यूज में बनने के लिए। तो और हमारा क्या कहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे मन में जो आएगा हम बोलेंगे। इसीलिए लोग देश के राजा के खिलाफ भी कुछ बोल देते, मतलब राजा का मतलब क्या, अभी पीएम हमारे लिए राजा ही तो है, देखो इतने बड़े देश का राजा है वो। ठीक है, तुम लोग भी कुछ बोल सकते हो, बस संविधान के दायरे में रह के बोलो। कुछ और बोलोगे मतलब संविधान से बाहर जाओगे तो फिर केस बन जाएगा। और हम कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने देश के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहां नहीं जा सकते हैं, जहां पर किसी देश को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम परमिशन लेके जा सकते हैं। ठीक है, परमिशन का मतलब जैसे हम पूर्वोत्तर देश में जाएं, पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, ऐसे राज्यों में हम जाएंगे तो हमें ILP की परमिशन लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाया और चल लिया। हांगकांग, उसके लिए तो फिर तो वो दूसरा देश हो गया ना। हांगकांग के लिए तुम्हें पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। हांगकांग पार्ट ऑफ चाइना है ना, समझ में आ गया। बाकी हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को जो यहाँ मोमोज बेचने वाले चाइनीज सब दिखते हैं, वो चाइनीज नहीं है, वो नेपाल, बहुत कम नेपाली है, और बाकी सब क्या है, हमारे जो पूर्वोत्तर के, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, वो सब उसी की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो एरिया वही लगा हुआ है ना। ठीक है, इसीलिए वो छोटी छोटी आंखें, चिपका चिपका मुंह, ठीक है, हाँ, वैसे दिखते हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है ना, जो जिस लेवल पर जो ज्योग्राफी का फैक्टर काम करता है वहां पर, इसीलिए उसकी फेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तुम लोग भी अगर वहां पर जाओगे तो 2-3 जनरेशन के बाद तुम्हारे भी बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली होता है ये सब। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की आजादी हमें पहले से ही पता है। ठीक है, एवरी पर्सन द राइट टू बी द प्रैक्टिस एंड द प्रोफेस एंड द प्रोपोगेट देयर रिलीजन एंड द चॉइसेस। हम अपने किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसकी उसकी हम आचरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसकी हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थान चलाने की प्राइवेट लेवल पर आजादी है, लेकिन अगर वो सरकारी संस्थान में, गवर्नमेंट बॉडीज में जब वो क्या है, अपॉइंटेड है, तो वहां पर नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई हिंदू है और वो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के वनली बोलेगा कि वनली जो है ना श्री राम बोलो, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट क्या है, सेक्युलर है। तो गवर्नमेंट जब सेक्युलर है तो इसका मतलब सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, मतलब सभी धर्मों का समाहित होना चाहिए एक चीज में। आ रहा समझ में, आ रहा है कि मेरी रिवीजन हो रही है? ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जैसे मान लो कि तुम्हें 2 तमाचा मार दिया किसी ने, ठीक है, और तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी मार दिया 2 तमाचा, ठीक है, कहां जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। ठीक है, अब पुलिस जो मारा है उनको बुलाएंगे, जो मारा भाई, फिर तुम दोनों के बीच अब मामला कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में केस तुम्हारे तरफ से भी एक काले कोट वाला होगा, उसके तरफ से भी एक काले कोट वाला होगा। दोनों काले कोट वाले क्या क्या बतियाएंगे उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। फिर तुम हारोगे कि जीतोगे, बस घर आ जाओगे। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की सिस्टम, खास करके जुडिशरी में इतना बुरा है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, पीड़ित मतलब जो विक्टिम है,
ठीक है, उसको यही चीज पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इंग्लिश में कुछ गुड़गुड़ सुगुड़ करते हैं आपस में, उनको समझाते हैं, वो समझ लेते हैं, और हम जनता को नहीं समझाया जाता, और जनता को बोलते हैं तुम्हें 5 साल की सजा मिलती है, तुम अंदर जाओ। ठीक है, तो क्या तुम लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे सिस्टम को? ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे यहाँ पर डीपीएसपी भी बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट के लिए डीपीएसपी होता है। फुल फॉर्म याद रखना है इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होता है? राज्य के लिए होता है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के तहत आता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर कितने डीपीएसपी है? 16, 16 नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान में। ठीक है, अब हम सेक्युलरिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। एवरी सिटीजन आर इक्वल, सभी लोग, सभी नागरिक हमारे लिए क्या है? इक्वल है। और हम नो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स एंड रिलीजन। ठीक है, मतलब जन्म क्या, किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ठीक है, वर्ण के आधार पर। वर्ण का मतलब क्या हो गया कि कौन से कास्ट से पैदा हुआ है, कौन से वर्ण के हैं, काले हैं, गोरे हैं। ठीक है, कलर हो गया, सेक्स हो गया, मतलब जेंडर के आधार पर, मेल एंड फीमेल, और रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्रीड हो गया कि उसकी वर्ण कैसा है, क्रीड वर्ण हो गया। वर्ण का मतलब कि वो निचले वर्ण से आते हैं, ऊंचे वर्ण से आते हैं, और क्या उनका स्टेटस है ये। ठीक है, अब हम कुछ इस चक्कर में कुछ नेपाल की भी बातें थी, तो नेपाल की बातें करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले इंडिया का सब कुछ लिखा दिया, फिर बाद में, जबकि नेपाल पहले आता इस चैप्टर में, लेकिन नेपाल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा देश इंपॉर्टेंट है ना। और जब तुम लोगों को इंडिया के बारे में पता होगा तभी जाकर के नेपाल को समझ भी पाओगे, तो पता ही नहीं चलता। समझ में आ रहा है ना? तो नेपाल सबसे पहले पता है कि वो मोनार्कियल कंट्री था, राजा हुआ करता था वहां पर, और जो लास्ट किंग था वहां पर कौन था? ज्ञानेंद्र। ठीक है, ज्ञानेंद्र। और उससे पहले उसका वीरेंद्र था, उसका नाम वीरेंद्र था, उसका भाई बाद में बना ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र मर गए तो। ठीक है, अब कुछ हुआ होगा, हो सकता है, बीमारी से भी मर सकते हैं, कोई कॉन्स्पेरेसी के थ्रू भी मर सकते हैं। तो शायद कोई कॉन्स्पेरेसी ही था, क्योंकि उस टाइम में हम छोटे हुआ करते थे, और हमारे गांव में ऐसी बातें बोल रहे थे लोग कि मार दिया राजा को, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो ये चीजें बाहर आ जाती है, पता चल जाती है। ठीक है, तो क्या है, नेपाल मोनार्कियल कंट्री था और एक हिंदू कंट्री था। ठीक है, अभी क्या है, किंग ऑफ नेपाल होता था ज्ञानेंद्र किंग, अपोज टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ज्ञानेंद्र डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपोज करता था, लेकिन वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, माओवादी का ग्रुप बनता है, वो रिवोल्ट करता है अगेंस्ट द किंग, मतलब राजाओं के खिलाफ वो जंग छेड़ देता है। और आए दिन नेपाल में अशांति बनी रहती थी, कभी हड़ताल कर दिया, कभी बाजार खुला हुआ, अचानक से अब उसकी माओवादियों की सेना आ गई, रात को पीट पाट करके सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, मैं बीच में एक बार फंस गया था, भागना पड़ा था। ठीक है, हाँ, नहीं मार्केट गया था, मतलब गया था बुआ के घर पे, मार्केट गया था वहां से, और पता चला कि मार्केट पूरी खुली हुई थी, अचानक से भगदड़ होने लग गया कि अब माओवादी आ गया, माओवादी आ गया, बंद करो बंद करो, और सब वो सब सामान छोड़ करके सब भाग गए। ठीक है, तो इस चीज को मैंने झेला हुआ है। ठीक है, और जबकि लोग चाहते थे कि क्या करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। ठीक है, 19 1990 टू 2002 स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा था वहां पर नेपाल में। कैसे? माओवादी लोग स्ट्रगल कर रहा था। बिटवीन द मेनी टाइम्स द क्लैशेस बिटवीन द किंग एंड आर्मी ऑफ द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी, मतलब जो आर्मी डेमोक्रेसी के लिए, उसका मेन नाम माओवादी था। ठीक है, माओ इत्से तुंग से वो क्या था? इन्फ्लुएंस था। और माओ इत्से तुंग कहाँ का वो था? नाम है ये चाइनीज नाम है, हाँ चाइना के नाम, मतलब चाइना जो चाइनीज लीडर थे उनका नाम था। उन्होंने वहां भी तो, हाँ, माओ इत्से तुंग, तुम नहीं तुंग, तुम मत बोलो, तुंग है तुंग। ठीक है, क्योंकि चाइना के 2005 में क्या होता है, माओवादी बनता है, एंड द साइन, माओवादी साइन करता है 12 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ 12 मांगों के साथ क्या करता है, वो एग्रीमेंट साइन करता है, मतलब एक समझौता करता है उनके बीच।
और समझौता करने के बाद नेपाल अडॉप्ट कर लेता है न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस ऑफ द डेमोक्रेसी इन 2015। ठीक है, 2015 को इसको अडॉप्ट कर लेता है। नेपाल बिन द डेमोक्रेटिक कंट्री इन 2008। ठीक है, 2008 में डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा, उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगा, और 2015 में जाकर के पूरी तरह से ये नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। और नेपाल अब क्या है, शांति प्रिय देश है। अभी भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब ज्यादातर हिंदू है वहां पर। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कैसा